भारत तिब्बत सहयोग मंच दिल्ली प्रांत द्वारा गत 5 जुलाई को एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत तिब्बत सहयोग मंच के संगठन महामंत्री पंकज गोयल एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक रूपेश कुमार उपस्थित रहे। कार्यशाला में उन्होंने दीप प्रज्वलित करने के उपरांत समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं प्रोफेसर रविंद्र तेवतिया द्वारा समस्त केंद्रीय अधिकारियों का स्वागत किया गया, जिनमें पंकज गोयल एवं रविंद्र गुप्ता, श्री रूपेश कुमार, भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रचार प्रमुख जगदम्बा पाल, सह प्रचार प्रमुख गोपाल राजपूत कर्ण का समस्त प्रांत अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया एवं इस अवसर पर निर्वाचित तिब्बत सरकार की प्रतिनिधि ताशी जी पहुंची। उन्होंने अब तक किए जा रहे चीन द्वारा अत्याचार एवं तिब्बतियों के द्वारा अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष के बारे में सबको जानकारी दी। वहीं रविंद्र गुप्ता द्वारा तवांग यात्रा की समस्त कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। कार्यशाला में 5 भागों में लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें अनुशासन से दिल्ली प्रांत की कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला, इसमें उपस्थित भारत तिब्बत सहयोग मंच को आशीर्वाद दे रहे ऐसे संघ के वरिष्ठ प्रचारक केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय रूपेश कुमार जी, प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रविंद्र तेवतिया जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं मातृ हैं। इसका भी कारण है कि समय समय पर जो सिखाने वाले कार्यकर्ता होते हैं वो भी तभी सिखा पाएंगे जब वे खुद सीख पाएंगे, खुद को जानकारी होगी, तभी वो आगे कार्यकर्ताओं को जानकारी ठीक से दे पाएंगे। इसलिए इस प्रकार की कार्यशाला कार्यकर्ताओं को उनके लिए भी जरूरी हो जाता है। अब कई बार ये ध्यान में आता है कि हम भारत तिब्बत सहयोग मंच जो संगठन का नाम है, उसको बोलते समय भी कई बार प्रमुख कार्यकर्ता ही गड़बड़ करते हैं। वो इतना स्पीड में होते हैं, इतना जल्दी में होते हैं कि वो भारत तिब्बत मंच ही बोल देते हैं। तो इसलिए एक छोटा बालक भी होता है, जब हम उससे पूछते ना बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, वो अपने स्कूल का नाम बताता है। अगर कोई गलत नाम बोलता है तो माता या पिता बोलते हैं बेटा ये नहीं, इसको ऐसे ठीक करके बोलिए, हमारे स्कूल का नाम ये है। तो इसलिए हम सभी भी इस प्रयोगशाला कार्यशाला में आज दिन भर यहाँ रह करके कुछ न कुछ सीखने वाले हैं। जो मुझे आज का विषय बताया, जो मेरे को आज आप सबके साथ में चर्चा करनी है, वो विषय है भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना क्यों की गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और हम आज कहाँ हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये विषय है। तो मित्रों, जो हमारा हिमालयन क्षेत्र है तो बहुत ही डिस्टर्ब चल रहा था और तिब्बत एक ऐसा शांति प्रिय देश हुआ करता था, आध्यात्मिक देश होता था और उस आध्यात्मिक शांति प्रिय देश पर चीन ने खूनी नदियां बहाई, बहुत नरसंहार किया, लाखों लाख लोगों को अपनी जेल में डाला और जेल में डाल करके उनकी हत्याएं कर। वो पता नहीं चला कि कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ। तो ऐसी दर्दनाक घटनाएं वहाँ घट रही थी और उसके बाद 1959 में चीन ने पूर्ण रूप से तिब्बत पर कब्जा कर लिया। वो तिब्बत तब भी नहीं रुका, चीन तब भी नहीं रुका। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद 1962 में क्या हुआ, उसकी जो दिव्य दृष्टि थी वह केवल तिब्बत तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है वो दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की है।
तो भारत की जमीन पर भी कब्जा करने की मानसिकता से 1962 में युद्ध किया, और आज भी लगातार जो अपना लद्दाख का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इधर सिक्किम का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह गीदड़ भक्तियाँ देता रहता है। वे डोकला वाले क्षेत्र में भी, तवांग सेक्टर में भी, और इधर गलवान घाटी में भी पीछे भी घटनाएं घटी, और अभी भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वे करता ही रहता है। जब ये सारा क्षेत्र अशांत था और उस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय इंद्रेश जी, वो वहाँ पर प्रचारक थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के। और वहाँ समय समय पर तिब्बती भी उनसे मिला करते थे। तब ये विषय ध्यान में आया कि एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी चाहिए जो तिब्बत के विषय को जन जन तक लेकर के जाए। और उस समय तिब्बत का विषय लगभग मृतप्राय भी हो गया, और तिब्बतियों को भी ऐसा लगता था कि हमारी आवाज़ को कोई उठाने वाला है, हमारे तिब्बत की आज़ादी के आंदोलन को कोई आगे बढ़ाने वाला है, तो केवल और केवल भारत की जनता है। और भारत में भी कौन? भारत में भी उनकी दृष्टि गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे तिब्बत के विषय को जीवित भी रख सकती है, तिब्बत की आज़ादी के आंदोलन को आगे भी बढ़ा सकती है, और भविष्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तिब्बत को आज़ाद भी करा सकते हैं। तो इसलिए उन्हें तिब्बतियों ने माननीय इंद्रेश जी को एक इंटरनेशनल कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और उसके बाद बैठ कर के योजना बनी, और वो योजना को मूर्त रूप दिया गया 5 मई 1999 को। परम पावन दलाई लामा जी जो तिब्बती धर्मगुरु हैं, उनके आशीर्वाद से, और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चतुर्थ सरसंघ चालक थे, ऐसे स्वर्गीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी, और उसके बाद जो 5वें पूजनीय सरसंघ चालक हुए स्वर्गीय सुदर्शन जी, इन तीनों के आशीर्वाद से भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना हुई। और उस समय तिब्बती समुदाय और भारतीय समुदाय, इन दोनों को जोड़ करके साथ लेकर के भारत तिब्बत सहयोग मंच के आगे बढ़ाने का काम। उस समय माननीय चमनलाल जी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए अपना शांता कुमार जी, और धूमल जी, डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, आचार्य यशी पुचोग जी, ऐसे तमाम कई सारे लोगों को साथ जोड़ करके ये कार्य आगे बढ़ा। लेकिन उस समय केवल इतना था कि विषय प्रबुद्ध जन तक जाना चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों में विचार गोष्ठियों, सेमिनार के माध्यम से ये विषय प्रबुद्ध लोगों तक जाए। कुछ पत्रकार, साहित्यकार, लेखक समाचार पत्र पत्रिकाओं में इस विषय पर लिखना शुरू करें, और कभी कभी बड़ी जनसभाएं भी। तो ऐसे ये कारवां शुरू हुआ, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देश भर के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में और प्रबुद्ध लोगों में ये विषय जाने लगा। तो वैचारिक रूप से ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे स्वरूप और बढ़ता गया। उसमें कोई संगठन का कोई ढांचा भी इस प्रकार का नहीं था, पर यह था कि कुछ लोग जोड़ करके ये विषय को प्रबुद्ध लोगों तक ले करके गए। लेकिन उसके कुछ वर्षों के बाद, 5-6 वर्षों के बाद ये शुरू हुआ कि इसको एक सांगठनिक ढांचा बनाया जाए, सांगठनिक रूप से इसको आगे बढ़ाया जाए, लोगों को जिम्मेदारियां देंगे तो ये आम जनता तक विषय पहुँचेगा। तो ऐसा धीरे धीरे करके, और ये कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, ऐसे ये 2 प्रदेश मुख्य रूप से ऐसे थे, उसमें भी मुख्य रूप से दिल्ली, कि संगठन का जो एक स्वरूप होता है वो दिल्ली से वास्तव में शुरू
हुआ और धीरे धीरे करके दिल्ली के बाद पूरे देश भर में 2012 तक ये पहुंचा। मुझे ध्यान में है 31 दिसंबर 2012 एक वो दिन था कि पूरे देश के सभी प्रांत राज्यों में भारत तिब्बत सहयोग मंच के नाम से कोई ना कोई कार्यकर्ता था। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसी योजना बनी कि प्रदेश स्तर पे तक पहुंच गए। अब लोगों को जोड़ना है, लोगों को धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते संख्या जब बढ़ती गई, जब संख्या बढ़ती है, कार्यकर्ता काम करने वाले अधिक होते हैं, तो इकाइयाँ भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। वो बढ़ना शुरू हुआ, प्रदेश स्तर से प्रांत स्तर पर आए। एक एक प्रदेश में, जो बड़े प्रदेश हैं उसमें 3-3, 4-4 प्रांतों की रचना बनी और ऐसे करते करते आज देश भर के लगभग 300 जिलों में भारत तिब्बत सहयोग मंच की इकाइयाँ गठित हैं। और उसमें बड़ा योगदान रहा मातृशक्ति का भी, और उसमें बड़ा योगदान रहा युवा शक्ति का भी। तो आज पूरे देश में महिला विभाग के नाम से मातृशक्ति काम कर रही हैं और युवा विभाग के नाम से युवा शक्ति काम कर रही है। तो ऐसे एक बड़ा जन आंदोलन आज पूरे भारत में यह बन गया है। देश के इतने जिलों में भारत तिब्बत सहयोग मंच के नाम से इकाइयाँ गठित होकर के इस विषय को आगे बढ़ाने का काम। लेकिन लक्ष्य बड़ा है, इससे काम नहीं चलने वाला। देश में लगभग 750, 750 के आसपास जिले हैं, 758 के आसपास हैं, कुछ बड़े भी हैं, 57-58 जिले से मिलकर 62 या 63 के आसपास जिले होंगे। तो अपना लक्ष्य तो यही है कि प्रत्येक जिले तक अपना काम पहुँचे, और उस दृष्टि से सभी कार्यकर्ता लगे भी हैं कि देश के प्रत्येक जिले में काम पहुँचे। जिससे जब प्रत्येक जिले में काम पहुँचेगा तो फिर तहसील स्तर पर काम को पहुँचाएंगे। जब तहसील स्तर पर, तालुका स्तर पर, नगर स्तर पर जब ये काम पहुँचेगा तो ब्लॉक स्तर पर काम को पहुँचाने का हम सभी प्रयास करेंगे। तो अभी लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसको पूरा हम सब ने मिलकर के करना है। और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आज देश भर को जो हमने भौगोलिक दृष्टि से कार्य के आधार पर जो बांटा है अपने कार्य के लिए, तो 11 क्षेत्र हैं, वो मैं आपको ध्यान में करा देता हूँ। 11 क्षेत्र कौन से हैं? इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में दिल्ली हरियाणा, उत्तर क्षेत्र में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान, राजस्थान को 3 प्रांतों में बांटा है, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़। उसके बाद पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र को गुजरात और महाराष्ट्र को 4 प्रांतों में बांटा है, विदर्भ, देवगिरी, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण। कोंकण में मुंबई और गोवा, ये मिलाकर के कोंकण प्रांत है। उसके बाद दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, ऐसा करके ये सभी। पुडुचेरी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ। तो एक क्षेत्र ये हुआ। मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और साथ में जो मध्य प्रदेश है उसमें 3 प्रांत हैं, मध्य भारत, महाकौशल, मालवा। अगला प्रांत, अगला क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर्न वे हैं। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में 2 प्रांत हैं, दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल। तो उसके बाद उड़ीसा। तो ऐसा ये 3 प्रदेश पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र में 2 प्रदेश हैं, झारखंड और बिहार। बिहार को 2 प्रांतों में बांटा है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो ऐसा ये उत्तर पूर्व क्षेत्र हुआ। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 प्रांत हैं, 4 प्रांत हैं, कानपुर, अवध, गौरक्ष और काशी प्रांत, ऐसे 4 प्रांत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें 3 प्रांत हैं, 3 प्रांत, मेरठ प्रांत, ब्रज प्रांत और उत्तराखंड। ऐसा करके पूरे देश भर में 11 क्षेत्र, और ये सभी मैंने प्रांतों के नाम भी आपको दिए। ऐसा 11 क्षेत्र, 43 प्रांत ये पूरे देश भर में हैं। उसमें से एक हमारा दिल्ली प्रांत, ये इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में आता है। तो आज इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, जिसको दिल्ली प्रांत, इसको 14 जिले,
दिल्ली में 14 ज़िले हैं और 14 के 14 ज़िले में 14 ज़िले में हमारी इकाइयाँ बनी हैं। अब हमारा ये काम है कि इन्हीं जिला इकाइयों को हमने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है ना जी। कोई भी विद्यार्थी होता है कि चलो अभी कक्षा में 6ठे नंबर पर है, उसका भी मन करता है कि मैं भी पहले दूसरा तीसरा स्थान पर कहीं तो मैं आऊँ। तो ऐसे ही हमने अब दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने क्या करना है, अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मिशन को प्रत्येक व्यक्ति तक, आम जन तक कैसे लेकर के जाना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो संगठन है, जो भी हमारी इकाई है, उसको मजबूत बनाना, अच्छे से बनाना, लोगों को, अच्छे लोगों को जोड़ना, जो इस विषय में रुचि रखने वाले लोग हैं उनको जोड़ना, और जिनकी रुचि कम है उनकी रुचि को बढ़ाना। और रुचि किसी भी विषय में कैसे बढ़ती है उसका एक एग्जाम्पल मैं स्वयं अपना देता हूँ। मैंने कई बार दिल्ली के कार्यकर्ताओं को बताया भी है कि जब मुझे पहली बार भारत तिब्बत सहयोग मंच की बैठक में जाने को कहा, ये 23 अशोका रोड केशु भाई पटेल की उसमें सरकार में मंत्री थे, उनके घर पे भारत तिब्बत सहयोग मंच की बैठक है। तो जब उस बैठक में गया, उस बैठक में जाने के बाद लगभग 1.5-2 घंटे बैठक में बैठे, तो अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनका एक भी बाल काला नहीं और मेरा एक भी बाल भूला नहीं। तो ये स्थिति थी। अब कभी तिब्बत के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कभी पढ़ा ही नहीं था, बहुत ज़्यादा क्या पढ़ा ही नहीं था, कभी समझा भी नहीं था, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। बैठक खत्म हुई, अपने घर वापस आ गए चाय पानी पी के। लगभग 2.5-3 महीने बाद फिर सूचना आई बैठक में जाना है कि अब उसका रास्ता निकाला, कहाँ फंस गई, समझ ही नहीं आ रहा विषय तो क्या करना। अब वो जब गए तो ये सोचा जाने से पहले कि भाई 2 घंटे बैठक चलेगी तो आधा घंटा पहले जाएंगे, 10-15 मिनट बैठक में बैठेंगे और क्या 10 मिनट चाय पी करके वापस आएंगे, जिससे कि इनकी बात कम सुनने को मिले। बैठक में पहुँच के अपना आधा घंटा 35-40 मिनट धैर्य से समाप्त होने के, तो बड़े खुश हुए कि थोड़ी देरी आज सुनने को मिला। तो उसके लगभग 3 महीने बाद एक कार्यक्रम था पहाड़गढ़ में, वहाँ माननीय अंग्रेज जी मिले। तो कार्यक्रम के हम भोजन कर रहे थे, वो थे और मैं था और मेरी पत्नी थी, हम तीनों ही बैठे थे और कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा हाँ भाई पहलवान कैसा चल रहा है, मैंने कहा ठीक है। कहते आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा काम करते हुए। तो मैंने जो है कहा कि भाई साहब मुझे तो मजा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, देखो सारे काम आनंद लेने के लिए नहीं होते। मुझे वो बात उनकी समझ में आई, भाई वास्तव में ठीक बात है कि सारे काम आनंद लेने के लिए, मजे लेने के लिए नहीं है, कुछ काम करने के लिए भी। उनमें से ये तिब्बत का विषय जो मैंने बाद में समझा उसको इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो ठीक है तिब्बत के लिए तो ये जरूरी है, तिब्बतियों के लिए जरूरी है क्योंकि उनकी मातृभूमि है, उनका अपना देश है। लेकिन भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की सुरक्षा तिब्बत के आज़ादी होने से ही जुड़ी है। क्योंकि आज चाइना भारत की जो सबसे बड़ी सीमा है वो तिब्बत के साथ लगा करती है। आज उस पर चीन का कब्जा होने के बाद हमारा जो पूरा हिमालयी क्षेत्र है पूरा असुरक्षित है। वो कभी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के कीचड़ भक्तियाँ देता रहता है। तो इसलिए ये काम एक एक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। ये हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति भी है, हमारी देशभक्ति भी है। केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान ये नहीं है। पाकिस्तान तो ये कहे कि जब मर्जी को जो है मसल दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु है तो वो चाइना है। तो हमें स्वयं भी और देश को यह जागरूक करने की आवश्यकता है कि चीन हमारे देश का सबसे बड़ा शत्रु देश है और सबसे बड़ा खतरा चीन के साथ। ठीक है, तिब्बत तो आज़ाद होगा जब होगा, जैसे होगा ठीक है, लेकिन हमारा जो स्वार्थ है वह भी तिब्बत के साथ जुड़ा। दूसरा
कैलाश मानसरोवर हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का निवास स्थान है। और पर कब्जा किसने कर रखा है? उस देश ने कब्जा किया है जो खुद नास्तिक देश है, जो किसी भाषा को नहीं मानता, किसी संस्कृति को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। उस नास्तिक देश ने आस्थावान देश के लोगों के उस पुण्य और पवित्र स्थान के ऊपर कब्जा किया। तो ये तो नहीं चलने वाला। इसलिए चीन को कैलाश मानसरोवर को मुक्त करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कैलाश मानसरोवर वो हम सब भारतीयों के लिए पूजनीय है, क्योंकि जो सनातन में विश्वास रखते हैं उनके लिए भी उतना पूजनीय है, जो बौद्ध मत को मानने वाले हैं उनके लिए भी उतना पूजनीय है, और जो जैन मत को मानने वाले हैं उनके लिए भी वो उतना पूजनीय है, और जो सिख मत को मानने वाले हैं उनके लिए भी कैलाश मानसरोवर उतना ही पूजनीय है और उतना ही आस्था का केंद्र है। तो इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को गली मोहल्ले गांव शहर जाकर के और कैलाश मानसरोवर तिब्बत ये क्यों महत्वपूर्ण है इस पर अपनी बात भी रखनी चाहिए, और धीरे धीरे करके अपने संगठन को आगे बढ़ाते हुए, मजबूत करते हुए, अच्छे लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़े। तो भारत तिब्बत सेवन की मैंने आपको बताया कि स्थापना 5 मई 1999 को हुई, और इसमें भारतीय और तिब्बती लोग। मैं इसमें एक बात ये जरूर आपको ये कहना चाहूँगा कि देश भर में लाखों संस्थाएं, लाखों NGO रजिस्टर्ड हैं, और रोज पता नहीं कितनी रजिस्टर्ड हो रही हैं। 4 आदमी मिलते हैं, किसी के 4 लोगों के विचार मेल नहीं खाते तो वो भी एक नई संस्था खड़ी कर देते हैं। लेकिन कोई संस्था किसी मिशन को लेकर के बनती है, किसी विचार को लेकर के बनती है, किसी उद्देश्य को लेकर के बनती है, तो वो संस्थाएं तब तक चलती हैं जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता। इसलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच एक मिशन के लिए समर्पित है, एक मिशन लेकर के चली हुई संस्था है, मिशन लेकर के बनाई हुई संस्था है। इसलिए जो मिशन प्रेरित संस्थाएं होती हैं वो हमेशा सतत चलती रहती हैं। ऐसी संस्थाओं में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन संस्थाएं जीवंत रहती हैं और अपने मिशन पर आगे बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे ही भारत तिब्बत सहयोग मंच मिशन प्रेरित संस्था है, और पता नहीं 1999 से लेकर के अब तक कितने आए होंगे, कितने गए होंगे, लेकिन भारत तिब्बत सहयोग मंच सतत चल रहा है। और मैं भी आज यहाँ हूँ, कल कहाँ हूँगा मुझे भी नहीं पता, हम में से कितने लोग कहाँ होंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक विचार, एक मिशन ये चलता रहेगा और चलना भी चाहिए। तो इसलिए आज देश भर में भारत तिब्बत सहयोग मंच का जो कार्य है उसके बढ़ने का बड़ा कारण ये भी है क्योंकि मिशन प्रेरक संस्था है। तो हम इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने जिला इकाई पर अच्छे लोगों को जोड़ करके मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हमारे पास कहीं कोई भी जिम्मेदारी होगी, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि पहले मेरा जिला अच्छा बनना चाहिए। तो इसलिए जब जिला इकाई अच्छी होगी तो हम अपने विचार को, अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करते हुए ये जरूर कहूँगा कि जब हम किसी पवित्र कार्य के लिए काम करते हैं और पवित्र मन से काम करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो वह मिशन निश्चित रूप से सफल भी हो। तो आप सभी दिल्ली के कार्यकर्ता आज पूरे दिन भर इसी प्रकार के विषयों को लेकर के चिंतन मनन करेंगे, चर्चा करेंगे, और हमारे अधिकारियों का जो सानिध्य मार्गदर्शन मिलेगा उसको हम सभी सुनने वाले हैं। और सुनने के बाद इनमें से बहुत सारी बातों को अपने जहन में, अपने दिमाग में रखेंगे भी, और डायरी पेन लाए हैं तो उसमें लिखेंगे भी और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इतना ही है, और इतना कि आप सभी सक्रिय होकर के आगे बढ़ते रहें, अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहें। निश्चित ही तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति होगी ही, और भारत की सुरक्षा होगी ही, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और जो
1959 से पहले की स्थिति थी, हम वही चाहते हैं वही स्थिति बने। बिना रोक टोक के हम कभी भी अपने आराध्य देव भगवान शंकर के निवास स्थान पर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भारत, जय रचना है, क्षेत्र अनुसार क्या रचना है, प्रांत अनुसार क्या रचना है, जिले अनुसार क्या रचना है, इसका एक बृहद खाका देने की प्रयास किया है। बड़ा अवार्ड है वो महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा को दिया, क्योंकि जब हम सब भटकते हुए दुनिया में कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था, क्योंकि दुश्मन देशों से सब लोग डरते थे, ऐसे समय में भारत ने उनका साथ दिया। और वही स्थिति 1959 के अंदर तिब्बत के साथ भी हुई। परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व के अंदर जब वहां से निकले तो कहा जाए, दुनिया में बहुत सारे देश थे, परंतु सबको लगता था कि चीन से दुश्मनी हो जाएगी अगर तिब्बत के विस्थापितों का साथ दिया तो। और उस समय के अंदर भारत सरकार ने, और क्योंकि ये भारत का जो विचार है, ये भारत के विचार जो है विश्व बंधुता का विचार है, विश्व के कल्याण का विचार है। तो दुनिया में किसी पर भी संकट आया तो भारत ने बचपन से ही हमें घरों में ये संस्कार दिया गया है कि मोहल्ले में कोई परेशान है तो उसकी मदद करो, कोई गांव के अंदर किसी कारण से परेशान हो गया उसकी मदद करो। ये भारत का एक संस्कार है। तो 1959 में 1959 में वही विचार फिर से आया। उसका हमें पता था परिणाम भी होगा और 1962 का युद्ध भी हुआ, परंतु उसके बावजूद भी वो उस समय परम पावन दलाई लामा जी और जितने तिब्बत से विस्थापित लोग आए, उन सबके आज पूरे भारत के अंदर 19 राज्यों के अंदर 23 सेटलमेंट्स हैं जहाँ पर उन सबके ठहरने की व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई। ये भारत की सबसे बड़ी खासियत है। जानकारी विस्तार से कोई जानकारी को चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कभी भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे लिटरेचर है तिब्बत के ऊपर, जो हम चाहते हैं कि आप सभी यहाँ पे दिल्ली में तो आप हमारे राजधानी है, कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे हमारे जो युवा पीढ़ी पढ़ते हैं, तो हम तिब्बत के बारे में जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, खास करके बुक्स के द्वारा, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर हम उनको शिक्षित करें बच्चों को, तो आगे चल के वो सोशल मीडिया हो या न्यूज़ कहीं में भी जाके वो विस्तार से मतलब रख सकते हैं ऑथेंटिकेट करके। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि कल 6 जुलाई है, तो मजनूगढ़ जिला में जो हमारा दिल्ली में एक हमारा तिब्बतन कॉलोनी एक ही है, वो मजनूगढ़ जिला में है। तो वहाँ पे हम परम पावन दलाई लामा जी के 91वें जन्म दिवस मना रहे हैं। तो आप सभी को मैं यहीं इस माध्यम से, ये स्टेज से मैं आप सभी को निवेदन करती हूँ कि आप सभी मतलब मजनूगढ़ जिला में कृपया करके आए और हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी के 91वें जन्मदिन साथ में मनाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कल हमारे मजनूगढ़ जिला में ये भी हम लोग, आप सभी को शायद ज्ञात भी होगा कि 2 जुलाई को हमारे एक्टिविस्ट, हमारे डॉक्टर रमजिन जी यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है, उसके बिल्कुल फ्रंट पे तिब्बत का ध्वज लेके उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर दिया। तो उनका हम सभी मतलब कल ही 3 जुलाई को हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी हमने 91वें परम पूज्य दलाई लामा जी के जन्म दिवस में हम सभी मतलब पूरे भारतीय जो हमारे तिब्बत सपोर्टर्स हैं और ख़ास करके हमारे भारतीय सांसद तापिर राव जी भी आए थे, और माननीय इंद्रेश जी के द्वारा भी सभी मतलब मीडिया और ये संदेश भेजा कि हम जो चीन जो शासक है, जो मतलब कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो एक न्यू एथनिक लॉ जो एक लागू किया है, पास किया है, वो 1 जुलाई 2026 से इम्प्लीमेंट हो रहा है तिब्बत के अंदर। तो ये हमारे आइडेंटिटी माइनॉरिटी ही नहीं, शुभंकर मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, हमारी प्रेरणा भास्कर, हमारी प्रेरणा भास्कर है, जिनका रथ सतत चल।
माननीय वेश कुमार जी, आज 9 बजे से लगभग 2:30 के आसपास बज रहे हैं। सभी कार्यकर्ता जो है कई विषयों पर चर्चाएँ हुई हैं, कार्यकर्ताओं ने बोला है, उसको बहुत अच्छे से सुना है, कुछ कार्यकर्ताओं ने नोट भी किया है। अभी हमें माननीय उपेश जी का मार्गदर्शन मिलेगा ही किस प्रकार से अपना काम को आगे बढ़ाना है। जो जाएंगे वो जाएंगे, जो नहीं जाएंगे वे भी कम से कम 2 व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, 2 व्यक्ति हमने भेजने ही भेजने हैं। जो ऐसा कर सकते हैं, मेरा हाथ खड़ा है कि मैं 2 व्यक्ति खुद जाऊँ, नहीं भी जाऊँगा तो 2 संख्या मेरी तरफ से निश्चित है, कम से कम 2 संख्या। बहुत बड़ा काम तो नहीं बोला मैंने, 2 संख्या है भेज सकते ना सभी, मैं बात नहीं करते। अच्छा, बात ये हो रही है कि कह रहे 2 तो बहुत कम है, मैं 5 भी भेज सकता हूँ, 10 भी भेज सकता हूँ। चलिए, भारत माता की जय। ये आपके लिए सबके लिए छूट है, जो 2 से अधिक भेज सकते हैं, 5, 10, 15 वो भेजिए। देखिए, जब यात्रा को शुरू किया था उस समय ये था यात्रा होनी चाहिए। पहली बार यात्रा मुझे ध्यान है 2012 में 27 संख्या थी, 27 में से 24 दिल्ली से थी। 2013 में जब यात्रा हुई मात्र 8 लोग रह गए, वो 8वीं दिल्ली के थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे योजना बनाई, उसको ठीक से किया। 2014 में वो संख्या बढ़ के 80 हो गई, 80 से 100, 125, 150 ऐसे बढ़ते बढ़ते 400 तक संख्या होने लगी, क्योंकि सड़क मार्ग की सारी व्यवस्था अच्छी हो गई। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से जाएंगे, सारी व्यवस्था बढ़िया है, विकल्प के बारे में बता सकते। तो अब कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर 2 प्रकार का जीवन जीकर जाते हैं लोग। एक शब्द आता है सक्सेसफुल लाइफ और दूसरा शब्द आता है मीनिंगफुल लाइफ। सार्थक जीवन और सफल जीवन। सफल जीवन तो बहुत लोग जी सकते हैं, खूब पैसा कमा लिया तो उसको भी वो जीवन की सफलता मान लेता है, बड़े पद के ऊपर पहुंच गया तो उसको भी सफलता मान लेता है। परंतु मीनिंगफुल लाइफ, जिसको हमने कहा सार्थक जीवन, तो सार्थक जीवन जब हम जीते हैं तो सार्थक जीवन के लिए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश छोड़कर जाते हैं। जब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, मैं कभी कभी मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि आपने अपने पिताजी का किसको नाम मालूम है, तो सबको मालूम होता है। बाप, पिता के बाद दादा का भी पता होता है, पर दादा तक भी बहुत लोगों को पता होता है। परंतु 4-5 पीढ़ी के बाद बहुत सारे लोगों को अपने 4-5 पीढ़ी पुराने नाम याद नहीं होते। परंतु पूछते हैं कि भगत सिंह का नाम किसको याद है, तो बहुत लोग हाथ खड़ा करते हैं। शिवाजी का नाम सबको याद होता है, महाराणा प्रताप का याद होता है। वो कोई हमारी जाति के अंदर या हमारी बिरादरी में पैदा हुए नहीं है। जी माता के का शुभंकर मंत्र है अपना, अभी हमारे मध्य दूसरा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। ये सत्र श्वेता बहन जी अभी ये दूसरा सत्र लेंगी। इसमें 2 भागों में ये सत्र रहेगा। पहला भाग जो है इस सत्र का, उसमें आदर्श अनुशासित कार्यकर्ता कैसा हो। हम सभी कार्यकर्ता हैं, आदर्श अनुशासित कार्यकर्ता, उससे क्या अपेक्षाएं हैं, उसके क्या काम है, कैसे उनको करना है, तो वो कैसा कार्यकर्ता हो। और इसका दूसरा भाग जो है वो है हमारा वार्षिक पंचांग, भारत तिब्बत सहयोग मंच का वर्ष भर में होने वाले सभी कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे 12 मास में कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं, कैसे हमें उनकी तैयारियां करनी होती है, किस प्रकार से क्षेत्र में उन कार्यक्रमों को कराना है, ये सारी स्थिति की जानकारी एडवोकेट रविंदर जी वो हमारे मध्य आकर देंगे। नॉर्थ ईस्ट के बारे में सभी को जानकारी है कि उनकी देशभक्ति और वहाँ जाने के बाद भी पता लगती है, तो वो हमेशा उसमें कार्यक्रम तवांग यात्रा का भी रहा होगा। तवांग यात्रा का एक कार्यक्रम हमारा विशेष प्रोजेक्ट के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि इसमें एक लघु भारत के रूप में हम सभी अपने देश के एक अभिन्न अंग जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर
जाते हैं और जो विषय है, जो उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं, उस उद्देश्य को अच्छे तरीके से हम नीचे तक सबको अवेयर करके अपने विषय को नीचे तक पहुंचा सकेंगे। जैसा भी आदेश हुआ तवांग यात्रा के बारे में, जैसे पूर्व